आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर से लेकर के गिरफ्तारी तक की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। एफआईआर से लेकर के गिरफ्तारी तक के क्या प्रावधान हैं, किस तरह से प्रक्रिया होती है, इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी कोई गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं तो उनमें एफआईआर दर्ज कराई जाती है और ये जो एफआईआर है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत दर्ज कराई जाती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर के बाद फिर गिरफ्तारी की बात आती है। इसके पहले एंटीसिपेटरी बेल की भी स्थिति बनती है। बेल से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जब एफआईआर हो जाती है तो गिरफ्तारी होती है और 60 से 90 दिन के अंदर जो जांच एजेंसी होती है उन्हें चार्जशीट दायर करनी होती है। अब ये जो 60 से 90 दिन का जो वक्त दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, 60 दिन का वक्त क्यों दिया जाता है और 90 दिन का वक्त कैसे केसेस में दिया जाता है, तो ये मामले की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। मामले की प्रकृति के अनुसार ये तय होता है कि चार्जशीट जो दायर करनी है उसके लिए 60 दिन की अवधि दी गई है या 90 दिन की दी गई है। चार्जशीट के बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 173 में दिए गए हैं। अगर छोटे क्राइम है, छोटे क्राइम का मतलब कि जो क्राइम है उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल से कम का है, तो ऐसे केसेस में जो चार्जशीट दायर करने की अवधि होगी वो 60 दिन होगी। अन्यथा अगर 10 साल से ज़्यादा की सजा का प्रावधान है तो जो चार्जशीट की अवधि होगी वो होगी 90 दिन की। और इस चार्जशीट में दोनों पार्टियों का नाम, मामले की प्रकृति, क्या उन्हें धारा 170 के तहत हिरासत में लिया गया है या नहीं लिया गया है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल चार्जशीट में दी गई रहती है। चार्जशीट की कॉपी आपको मिल जाती है और आप अगर चाहें तो सीआरपीसी की धारा 207 के अंतर्गत आप चार्जशीट की कॉपी कोर्ट से निकलवा भी सकते हैं। इसके बाद फिर चार्जशीट पर बहस होती है, चार्जेस पर बहस होती है, फिर आप या तो मुक्त हो जाते हैं या तो चार्ज फ्रेम होता है। इसके बाद आपसे कोर्ट में पूछा जाता है कि क्या आप अपने ऊपर लगे हुए गुनाह को कबूल करते हैं। अगर आप गुनाह को कबूल कर लेते हैं तो सजा सुना दी जाती है और नहीं करते हैं तो फिर ट्रायल चलता है। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आरोपी के द्वारा अपने गुनाह को कबूल कर लिया गया है तो उसे सजा सुना ही दी जाएगी। इससे संबंधित वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा कि किन परिस्थितियों में आरोपी द्वारा गुनाह कबूल कर लिए जाने के बाद भी उसे सजा नहीं सुनाई जाती है। इसके बाद फिर सबसे पहले जब ट्रायल चलता है तो सबसे पहले सरकारी गवाहों के बयान होते हैं, उनके बयान दर्ज कराए जाते हैं और इसी फेज में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनका भी बयान दर्ज होता है। केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनका बयान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जांच होती है केस की वो इन्हीं के द्वारा की गई रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जांच सही ढंग से न किए जाने की वजह से जो चार्ज लगाए गए हैं वो गलत लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का लाभ मिल सकता है कि अगर जब इनका बयान दर्ज कराया जाता है और उसमें किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। आपके ऊपर अगर चार्जेस लगे हुए हैं तो आपको इसका लाभ मिल सकता है। इसके बाद फिर आरोपी का मेन स्टेटमेंट लिया जाता है और इसके बाद मेन स्टेटमेंट के बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाता है। अभियोजन पक्ष की गवाही के बाद आरोपी को अपने बचाव का मौका दिया जाता है और तब हर एक आरोपी को अपने बचाव में बयान दर्ज करवाया जाता है। मतलब जितने भी आरोपी हैं, अगर केस में कई सारे आरोपी हैं तो हर एक आरोपी का बयान दर्ज करवाया जाएगा। ऐसे मामलों में डिफेंस के गवाहों के बयान के बाद दोनों पक्षों की ओर से उनके स्टेटमेंट लिए जाते हैं और दलीलें पेश की जाती हैं। और फिर दोनों पक्षों का जब स्टेटमेंट हो जाता है तो इसके बाद फिर इनकी आखिरी दलील जब पेश कर दी जाती है तो इसके बाद ही फैसला दिया जाता है। मतलब जब तक कि दोनों पक्षों का स्टेटमेंट नहीं ले लिया गया, उनकी दलीलों को नहीं सुन लिया गया है, तब तक कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हो सकता है कि जो दूसरा पक्ष है वो बार बार उसको समन जाता है, बुलाया जाता है, वारंट जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उपस्थित नहीं हो रहा है डेट पर, तो ऐसे मामलों में एक पक्षी निर्णय सुना दिया जाता है, एक पक्षी फैसला दे दिया जाता है। इसके बाद फिर जब फैसला दे दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील के बाद अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है और फिर जो निर्णय की तारीख होती है उस तारीख पर अदालत अपने फैसले को सुना देती है। अगर जो फैसला है उसमें फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा दिए जाने पर उसकी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को वो भेजा जाता है।
हाई कोर्ट इसकी पुष्टि करती है। अगर मामले में फांसी की सज़ा दी गई है तो ऐसी सज़ा के लिए हाई कोर्ट में भेजा जाएगा उसे, और कन्फर्मेशन के बाद ही फिर सज़ा की पुष्टि होती है। और अगर उम्र कैद की सज़ा दी गई है तो उम्र कैद की सज़ा दिए जाने में किसी भी तरह की किसी भी पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो कि एफआईआर से लेकर के सज़ा तक की बारे में बताती है। इसके बीच बीच में जो भी चीज़ें आती हैं उनके लिए अलग अलग से आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। अगर इससे संबंधित आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, आपको कुछ और इसके बारे में बातें जाननी है, तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एफआईआर से लेकर के सजा तक की सभी प्रावधानों के बारे में जो भी साधारण होते हैं, बातें जो होती हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। तो इसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है जिनके बारे में आपको नहीं पता है। आपको ये लगता है कि जब एफआईआर हो गई है तो गिरफ्तारी के बाद आपको तुरंत ही सजा सुना दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो हमेशा किसी भी मामले में अगर आपके ऊपर कोई भी आरोप लगे हुए हैं तो बिना आपको सुने गए, बिना आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिए किसी भी तरह की कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।